Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आपको बोर्ड नजर आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे हम लोग। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, पढ़ने में आया ना क्या लिखा हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम? Yes, sir. ओके। तो आप मुझे बताइए कि हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक बात कर ली थी? हमने हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कर लिया था, राइट? Yes, sir. और स्लैविक ग्लैंड्स कर लिया था, स्लैवा का कॉम्पोजिशन कर लिया था, है ना? ये सारी चीजें हो Yes. गई थी, राइट? टंग भी हो गया था, बकल कैविटी कंप्लीट हो गया था मेरे ख्याल से। सर स्टमक Yes. भी स्टार्ट हो गया था। स्टमक भी स्टार्ट हो गया। चलिए मैं स्टमक से आपको दोबारा से एक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है? तो जहां तक मुझे याद है मैंने आपसे स्टमक की बात की थी, ठीक? ओके। ओके, तो ये वाला पार्ट कार्डियक था। ये वाला पार्ट पाइलोरिक। हाँ, आप लोग को आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके। तो पाइलोरिक, कार्डियक और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं फंडिंग। तीन पार्ट हो गए स्टमक के, ऑलरेडी बताया है मैंने आपको ये बात। फिर दिस इज द बॉडी ऑफ द स्टमक, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे स्फिंक्टर्स रहते हैं, ऑफ कोर्स ये ईसोफेगस है। तो ये जो स्फिंक्टर है ये क्या हो गया? स्टमक का गैस्ट्रो, साथ में ईसोफेगस है तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है? या सिंपली आप बोल सकते हैं कार्डियक, सिंपली बोल देंगे कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। और सिमिलरली यहां पे भी स्फिंक्टर रहेगा,
pyloric sphincter. Clear? Now ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है जब फूड स्टमक में आना होता है। तो फूड जब स्टमक में आएगा तो ये स्फिंक्टर और ये स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, राइट। नाउ पे अटेंशन, उसके बाद डाइजेशन इन द स्टमक शुरू होगा। बाय चांस कभी कभार ऐसा होता है कि कार्डियक स्फिंक्टर फेल कर जाता है टू प्रॉपरली ओपन। देखो, जब खाना आना है तो ये खुलेगा, खाना पूरा आ गया तो ये बंद, डाइजेशन के टाइम ये बंद, खाना आएगा तो ये खुल जाएगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या हो रहा है कि कार्डियक स्फिंक्टर जो है, ये कार्डियक स्फिंक्टर जो लिखा है, ये इट फेल्स टू क्लोज प्रॉपरली, ठीक है ना, या लेट्स से इट फेल्स टू ओपन प्रॉपरली। तो दोनों केस में क्या होता है मैं बताता हूं। अगर ये ठीक से बंद नहीं हुआ तो डाइजेशन के टाइम पे कुछ HCl यहां से मूव करके इसोफेगस में चला जाएगा और वहां पे थोड़ा सा जलन तरीके का कॉज करेगा, ठीक है। HCl यहां से निकल के यहां चला जाएगा और जलन कॉज करेगा अगर ये खुला रह गया तो, या प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ तो। इफ इट फेल्स टू क्लोज तो एक तो आपको छाती में जलन होगी, जब कॉज यहां फील होगी चेस्ट वाले रीजन में, ठीक है ना, और ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगेगा जैसे दिल में से, यहाँ हार्ट होता है ना, दिल में जलन हो रही है अंदर से, है ना, तो उसको बोलते हैं हार्ट बर्न। हार्ट बर्न, क्लियर। अगर ये फेल्स टू ओपन, मतलब खाना आ रहा है और ये ठीक से खुला नहीं है, मतलब इसको पूरा चौड़ा खुला होना चाहिए था, ऐसा बड़ा, ये ठीक से ना खुल के थोड़ा कम खुला है, तो फूड प्रॉपरली स्टमक के अंदर आ नहीं पाएगा और ईसोफेगस में ही रुक जाएगा, ठीक से नहीं आ पाएगा। और ईसोफेगस में आपको थोड़ा भरा भरा फील होगा कि खाना अभी भी ईसोफेगस में रुका हुआ है। तो इट फेल्स टू ओपन, तो उसके लिए भी हमने एक टर्मिनोलॉजी यूज करी है, डिसऑर्डर को बोला है कार्डिया, कार्डिया फॉर द कार्डियक स्फिंक्टर, एक्लेसिया मतलब कहीं ना कहीं पे भारीपन महसूस होना, तो कार्डिया एक्लेसिया, ये टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं अबाउट दी व्हेन दिस स्फिंक्टर फेल्स टू ओपन प्रॉपरली, ठीक है। तो दैट इज अबाउट द ओपन की जगह आप रिलैक्स भी कर सकते हैं और क्लोज की जगह क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मसल्स की स्टमक के अंदर देयर इज एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ, पता नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा इनर लेयर ऑफ oblique muscles, मतलब नॉर्मल से हटके, नॉर्मल के अलावा देयर इज एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ oblique muscle cells in the stomach। ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक बेटा, क्लियर। तो आई सपोज आपको ये बातें सारे स्टमक के बारे में क्लियर है, एनाटॉमी ऑफ द स्टमक जो है वो आपको क्लियर है, ठीक। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए वरना हम आगे बढ़ेंगे। सर ऑब्लिक मसल्स क्या होते हैं? कौन पूछ रहा है? Who is asking oblique muscles क्या होते हैं? कौन पूछ रहा है ऑब्लिक मसल्स क्या होते हैं? सर मैं
करुणा। बेटा एक बात बताओ, आपको मैंने हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाया था? यस सर। उसमें मस्कुलरिस थी? सर उस वक्त सॉरी सर नेटवर्क इशू था तो मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जब एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो देखिए लेयर्स होती हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको दोबारा से, कोई बात नहीं, फिर आपको क्लियर रहेंगे आप लोगों को। आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन फॉर यू। There used to be a duster here. Okay. तो जो मैं आपको बता रहा था, जैसे कि पहले आपसे डिस्कस करा था, कि मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा रहा था कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या रहता कि ऐसे मान लेते हैं ये एलिमेंट्री कैनाल की ट्यूब है, ठीक है ना। लेट्स से एलिमेंट्री कैनाल की ट्यूब है, तो इस ट्यूब में ऑफ कोर्स बहुत सारे लेयर्स रहेंगे, ये पूरी की पूरी बहुत सारी लेयर्स रहेंगी। तो लेयर्स के बारे में बता रहा हूँ कि सबसे अंदर की तरफ 2 3 लेट्स से लेयर्स हैं। तो सबसे अंदर की तरफ मान लीजिए गट हो गया, ये क्या हो गया, गट हो गया। गट के ऊपर ये आपको बताया था म्यूकोसा होता है, फिर आपको बताया था कि ये सब म्यूकोसा होता है, ठीक है। यहां पे ऐसे इस तरीके से मसल्स होती हैं, बोलते हैं सर्कुलर मसल्स। और फिर ऐसे ऐसे मसल्स होती हैं, ये हो गई लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक है। और जो आउटर मोस्ट लेयर है वो भी एपिथेलिया की रहती है, और जिसको हमने क्या बुलाया था, सेरोस।
ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि एक तो म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा है, सर्कुलर मसल्स है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सेलोसा है, और ये जो मसल्स वाला पार्ट है ये और ये, इसको मिला के मैंने आपको बोला था कि ये बुलाते हैं मस्कुलरिस। ये नॉर्मल सिनेरियो है, जनरलाइज सिनेरियो। स्टमक के अंदर इस सर्कुलर मसल के अलावा, इस सर्कुलर मसल के अलावा एक ऑब्लिक, ऐसे 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 थोड़ी सी ऑब्लिक मसल लेयर होती है। ये बता रहा हूं, ये बात करी मैंने कि देयर इज एन ऑब्लिक मसल लेयर अपार्ट फ्रॉम सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल, वो तो है ही, वो तो है ही, उसके अलावा एक और ऑब्लिक मसल जो है वो लेयर है। ठीक, ठीक है करुणा, यही डाउट था आपका, क्लियर है कोई डाउट और? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया हिस्टोलॉजी ऑफ द स्टमक मॉक्स के बारे में, सारी बातें आपको क्लियर हो गई। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टमक के और इंफॉर्मेशन के बारे में। लेट्स मूव टू फर्दर। अब स्टमक के अंदर आपको डाइजेशन कैसे होता है? स्टमक के अंदर ना सबसे पहले एक जी सेल्स रहते हैं, द जी सेल्स ऑफ द स्टमक। जी सेल्स रिलीज करते हैं हिस्टामिन, ठीक है, या यू कैन से गैस्ट्रिन। ये दो तरीके के वो हार्मोन रिलीज करते हैं, आप हार्मोन लाइक कह सकते हैं। ये दो हार्मोन रिलीज हो गए कहां से? जी सेल्स ऑफ द स्टमक से। ठीक, अब ये जो जी सेल्स ऑफ द स्टमक पे के पास ये सेल्स हैं, जो जी सेल्स, ये गैस्ट्रिन और हिस्टामिन काम करेंगे डॉट इन अ सर्कल, मतलब उस काम कर रहे हैं सबसे पहले किसके ऊपर? सबसे पहले काम कर रहे हैं लेट्स से एक सेल्स के ऊपर, लेट्स से उन्हें बोलते हैं हम चीफ सेल्स पे, ठीक है ना, चीफ सेल्स। और चीफ सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे कि आप एक एंजाइम रिलीज करो, उसका नाम है पेप्सोनोजन, ठीक है ना। पेप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव एंजाइम, इट इज एन इनएक्टिव प्रोटीज, इट्स अ प्रोटीज, मतलब प्रोटीन को डिग्रेड करने वाला ये एंजाइम। अब यही हिस्टामिन और गैस्ट्रिन, मेनली गैस्ट्रिन, they also stimulate the release of, stimulate auxintic cells, yeah, also known as parietal cells, to release HCl, hydrochloric acid. Clear? Plus there is another cells, तो जी सेल्स हो गए, चीफ सेल्स हो गए, ऑक्सोटिक सेल्स हो गए, एक होते हैं म्यूकस नेक सेल्स। ओके वेट अ मिनट, चीफ सेल्स not only release HCl but also release intrinsic factor for absorption of vitamin B12, for B12, for vitamin B12। ये मैं आपको बता दूंगा क्या करता है। इसके अलावा देयर आर अनदर सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स जैसे कि नाम है, दे रिलीज म्यूकस, ठीक है।
म्यूकस हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड, ठीक है, एंड प्रिवेंट्स कोरोजन ऑफ वॉल्स ऑफ stomach by the HCl and other enzymes. So it prevents corrosion of walls. Prevents corrosion of the walls of the stomach. Clear? आगे समझते हैं. Let's pay attention further. अब ये जो HCl है जो आप यहां देख रहे हैं, ये काम करेगा पेप्सिनोजेन के ऊपर. It works on pepsinogen and converts it into pepsin. You shift this arrow here actually. ऐसे. तो HCl activates pepsinogen into pepsin, और पेप्सिन इज अ प्रोटीएस. तो क्योंकि पेप्सिन प्रोटीएस है, पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन काम करेगा प्रोटीन्स के ऊपर. ये प्रोटीन्स को ब्रेक कर देता है, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स. ये छोटे छोटे आप समझ सकते हैं, प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, ठीक है. अमाइनो एसिड्स नहीं बने, बट छोटे छोटे क्या हो गए? टुकड़े हो गए. और ये काम कौन कर रहा है? पेप्सिन. क्लियर पॉइंट? आ रही बात समझ में? तो पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स. पेप्सिन बनाने के लिए पेप्सिनोजन होना होता है, उसको एक्टिवेट करता है कौन? HCl. ठीक है. और ठीक है, HCl का एक और काम है. HCl also acts on conversion of Fe3 plus ions into Fe2 plus, and इससे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन हो जाता है इसका. एब्जॉर्ब आयरन, मतलब आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी HCl क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसका मतलब अगर आपके पास कभी भी किसी वजह से अगर HCl की कमी आ जाएगी, अगर आपके पास किसी भी वजह से लेट्स से XYZ किसी भी वजह से आपकी बॉडी में अगर HCl की कमी आ जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा बेटा? HCl की कमी आने की वजह से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि आपको एक अनीमिया हो जाता है, नोन एज माइक्रोसिस्टिक अनीमिया. तो Fe2 प्लस की डेफिशिएंसी की वजह से अगर हो जाएगी, देयर इज अनीमिया नोन एज माइक्रोसिस्टिक अनीमिया. क्लियर पॉइंट? तो HCl आपको आयरन भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है. और सुनिएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर B12, ये जो पैराइटल सेल से रिलीज हो रहा है, ये हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ B12. It binds to, it helps in absorption of B12 vitamin. एक्चुअली जो B12 विटामिन है, ठीक है ना, B12 विटामिन B12 इज इक्वल टू विटामिन नोन एज सियानोकोबालामिन. इसको हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी बुलाते हैं. और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपको एक डिसऑर्डर हो जाएगा नोन एज पर्नीशियस अनीमिया. पर्नीशियस अनीमिया, ठीक है ना. अब पर्नीशियस अनीमिया आपको हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12.
तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ये इंट्रिंसिक फैक्टर काम करता है. Vitamin B12 is also known as extrinsic factor. It binds with this intrinsic factor and gets absorbed. If there is going to be a lack in intrinsic factor, it will not bind to extrinsic factor, that is vitamin B12. And extrinsic factor, the vitamin B12 will not get absorbed. So absorption of vitamin B12 is dependent on the intrinsic factor. Hence, these cells stand to be very, very important. Clear है बात? आ रही बात समझ में? सर आपने डिसऑर्डर का नाम क्या बताया था? कहाँ पे? सर जो भी B12 से होता है, लैक ऑफ B12 से. बेटा लिखा हुआ बोर्ड के ऊपर. सर वो थोड़ा ब्लर हो रहा है तो समझ नहीं आ रहा. स्क्रीन ब्लर हो रही है क्या? स्क्रीन ब्लर हो रही है क्या आप लोगों की? यस सर. सब लोगों की ब्लर हो रही है? नो सर. नो सर, क्लियर है. बेटा अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो ना, एक आध जैसे किसी का स्क्रीन ब्लर हो रहा है, ठीक है, तो वो अपने टेक्स्ट में पूछ लिया करो और बाकी स्टूडेंट्स रिप्लाई कर दिया करो. वैसे मैंने परनीशियस नहीं में लिखा था. परनीशियस अनीमिया. क्लियर है बेटा? तो वो बता था कि परनीशियस अनीमिया हो जाता है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12. तो ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए. ठीक है, आई सपोज ये बात आपको क्लियर है. एक आखिरी बात मुझे आपको स्टमक के बारे में जो बतानी, ठीक है, वो ये है कि इन चिल्ड्रन, इन किड्स, इन इन्फेंट्स में क्या होता है कि एक एंजाइम और रिलीज होता है, रेनिन. अब रेनिन क्या करता है? RENIN, रेनिन, सॉरी RENNIN, रेनिन, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है. रेनिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क फैट. एक प्रोटीन होता है केसिन प्रोटीन. उसको कन्वर्ट करता है इनटू पैराकैसिनेट. और इस काम के लिए इसको चाहिए होता है कैल्शियम. कैल्शियम जो होता है पैराकैसिनेट से कन्वर्ट करता है इन्फेंट्स में, and then paracasinate can be easily digested. Easily further digested. Now pay attention. नॉर्मली क्या होता है ना कि जो बेबीज है, जो इन्फेंट्स है, उनका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ मिल्क है, ये सॉरी प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा, वो मिल्क है. और कौन सा मिल्क है? वो मदर्स मिल्क है. तो मदर्स मिल्क इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट्स. अब मिल्क के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं. एल्बुमिन होता है, केसिन होता है. उसमें जो केसिन प्रोटीन होता है ना, उसका डाइजेशन थोड़ा मुश्किल होता है. वो पेप्सिन वगैरह नहीं कर सकते. तो एक एंजाइम है रेनिन, जो कि इन्फेंट्स में काफी प्रोड्यूस होता है. ऑफ कोर्स एडल्ट्स में क्योंकि प्राइमरी फूड सोर्स मिल्क नहीं रहता, तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है. बट इन्फेंट्स में ये बहुत ज्यादा रिलीज होता है रेनिन. याद रखिएगा N 2 है. N बेटा 2 है. अगर आप इसमें सिंगल N लगा देंगे तो फिर वो एक अलग एंजाइम बन जाएगा. इसलिए मैं बता रहा हूँ N 2 है. तो 2 N वाला रेनिन जो केसिन प्रोटीन है उसे ब्रेक करेगा इनटू अ सिंपलर फॉर्म नोन एज पैराकैसिनेट. इसको हम कर्डलिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कर्डलिंग ऑफ मिल्क. ठीक है. और फिर उस पैराकैसिनेट को बाकी एंजाइम्स जैसे कि ये प्रोपेक्सिन वगैरह है, फिर उसको डाइजेस्ट कर लेंगे.
तो मतलब हमें बस इतनी मुश्किल थी, हम इसे इस फॉर्म में डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो थोड़ा सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर दिया, आगे से द पेप्सिन वगैरह विल टेक ओवर। तो ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है इनका, द कर्डलिंग ऑफ द मिल्क। याद रखिएगा प्रोटीन का नाम द केसिन प्रोटीन। क्लियर है बेटा कि स्टमक में क्या चल रहा है, ये सारी बातें क्लियर है। ये जितना बोर्ड पे लिखा है ना, यही बातें सारी इंपॉर्टेंट है स्टमक के डाइजेशन के बारे में। इसे देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा ये 1.5 pH इसका ऑप्टिमम होता है, सॉरी ये 2 to 3 pH, सॉरी 1 to 2 pH। दैट इज द ऑप्टिमम। सर हाँ जी, सर मास्ट सेल में भी एक हिस्टामिन हुआ करता था, तो यहाँ पे उसका फंक्शन अलग है इस हिस्टामिन का। देखो क्या होता है ना कि एक्चुअल के अंदर इंपॉर्टेंट ना केमिकल नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है उसका रिसेप्टर। ठीक है, एक्चुअल में एक ही केमिकल दो अलग तरीके के रिसेप्टर से बाइंड करके दो अलग तरीके के रिस्पॉन्स दे सकता है। तो यहाँ पर जो हिस्टामिन है वो एज अ हार्मोन काम कर रहा है, एक अलग तरीके का मैसेज दे रहा है। ठीक है, ठीक है, दे तो वहां भी मैसेज ही रहा था, वहां मैसेज क्या दे रहा था कि ब्लड वेसल डायलेट करो, यहाँ मैसेज दे रहा है कि पेप्सोनोजन रिलीज करो। तो एक सेम केमिकल डिफरेंट तरीके के रिसेप्टर से बाइंड करके डिफरेंट तरीके का रिस्पॉन्स शो कर सकता है। गॉट इट? ओके सर। या एनीबॉडी एल्स? सर सर जो जी सेल्स है इनकी कोई फुल फॉर्म भी है सर? जी से क्या होता है? देखिए ना, वैसे तो हमने नंबर जो होते हैं और भी सेल्स होते हैं, जी होते हैं, के होते हैं, डी होते हैं, वगैरह आप इंटरेस्ट देखोगे डी के आई एल बहुत तरीके के सेल्स हैं, हमने नाम देने के लिए दिया। बट यू कैन अब यहाँ पे अब स्पेसिफिकली इनको ही जी बोला, बस थोड़ा सा स्टमक के रिलेटेड गैस्ट्रिक या स्टमक से रिलेटेड करके बोल दिया, कोई स्पेसिफिक मतलब निर्धारित नहीं किया है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को क्लास में बच्चों के नाम रखने हो, ठीक है ना, कोई कोई नंबर से, तो मैं प्रेफर करूंगा जिसका नाम आकाश है उसका ए से रख दो। अब ए से आकाश नहीं है, ठीक है, वो तो बस ऐसे ही थोड़ा सा रिलेट करने के लिए मैंने आकाश को कोई अल्फाबेट देना ही था, तो मैंने कहा मोस्ट प्रेफरेबली ए दे दो। अब मान लो अगर समझ रहे वैसा है तो एक नाम देना था, तो बस ऐसे प्रेफरेंस में जी अल्फाबेट दे दिया, क्योंकि स्टमक को रिप्रेजेंट करने के लिए, हालांकि कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके सर। एनी अदर डाउट? सर ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या हुआ इसको? इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या करूं मैं? सब मतलब क्या है? नाम है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। सर ये किस चीज मतलब एंजाइम के नाम है क्या? किस चीज का नाम है ये नीम? फैक्टर हम केमिकल को बोलते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली विटामिन B12 का नाम है कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इसका पूरा नाम है कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर इसका। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर जिससे बाइंड कर रहा है उसका नाम दे दिया इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, बस ऐसे आ गया। मतलब अगर एक्सट्रिंसिक जिससे बाइंड करेगा हम उसको इंट्रिंसिक फैक्टर बोल देंगे? नहीं करेगा, नहीं, जिससे वो करता है, जो नोन है, ये चीज नोन है ना। हाँ। तो जिससे बेटा नाम नाम पहले 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 पहले, कोई बेबी बॉल होता है, पहले हम नाम रखते हैं।
सर दोनों हो सकता है। वैसे तो पहले बेबी बॉर्न होता है। मतलब दोनों हो सकने का मतलब ये है कि मान ले मेरी शादी नहीं हुई और मेरी मेरी कोई औलाद नहीं है, तो मैं अभी नाम रखूंगा क्या किसी का? एटलीस्ट मुझे पता होगा ना कि बेबी होने वाला है या हो गया है, तभी तो नाम की बात आएगी। हाँ सर, हो ये सकता ऐसे है। ही होगा ना? हाँ यस सर, होगा, ऐसे ही होगा। हाँ, यही ऑर्डर है। तो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि कोई केमिकल है जिससे विटामिन बी 12 बाइंड करके एब्जॉर्ब हो रहा है, और ये केमिकल स्टमक से रिलीज हो रहा है। तो क्योंकि इसका नाम कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर था, तो क्योंकि एक्सट्रिंसिक जिससे बाइंड कर रहा है उसका नाम इंट्रिंसिक रख दिया। ये तो बता रहा हूँ ऑप्शन। ओके सर। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ये इसका काम ही है कि बस बाइंड करता रहे, किससे बाइंड करेगा तो उसको इंट्रिंसिक फैक्टर बोल देंगे। इसको स्पेसिफिकली इसके केस में बोल रहे हैं इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर विटामिन बी 12 बोला। अब ठीक है। हाँ सर ठीक है, समझ आया। और किसी को कोई डाउट? सर ये ऑब्लिक मसल बस स्टमक में होता हाँ जी। है? सर ऑब्लिक मसल बस स्टमक में होता हाँ बेटा, ऑब्लिक मसल लेयर जो है वो एक्स्ट्रा सिर्फ स्टमक की ही प्रॉपर्टी है। वो बेसिकली सिर्फ स्टमक में रहती है और बाकी जगह नहीं रहती। एनीबॉडी एल्स एनी अदर डाउट? सर ये Fe3+ अब्सॉर्बेबल फॉर्म नहीं होता, इसलिए कन्वर्ट करता है ना HCl उसको Fe2+ में। यस, स्मार्ट गर्ल, वेरी गुड। सर यस आकाश। से जो चीफ सेल है उन्हें वो स्टिमुलेट करने के लिए कैस्ट्रिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो म्यूकस नेक कैनाल सेल्स को वो स्टिमुलेट करने के लिए कौन सा वो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो नर्वस सिस्टम ओवरऑल, वो ओवरऑल जो नर्वस सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल करता है। मतलब कि जैसे ही नर्व स्टिमुलस आता है ना, और एक्चुअली म्यूकस ना रिलीज होती रहती है, बस थोड़ा अमाउंट बढ़ जाता है जब फूड भी आता है, तो म्यूकस स्टमक में रहता ही रहता है। ठीक है। ओके सर, यस। एनीबॉडी एल्स? सर हाँ जी। सर ये जो कर्डिंग ऑफ मिल्क है, केसिन प्रोटीन का पैरा केसिनेट में कन्वर्जन है ना? यस। ओके सर। कभी कभी ये किसी छोटे बच्चे को आप देखेंगे, ठीक है, तो वो जो मिल्क फीडिंग होते हैं वो वॉमिट काइंड का करते हैं। कभी कभी वॉमिट में ना एग्जैक्ट मिल्क बाहर नहीं आता, थोड़ा सा ना अजीब तरीके का फॉर्म बाहर आता है, दही जैसा या कि पनीर जैसा या फटे हुए दूध जैसा। ठीक है ना? तो वही एक्चुअली कन्वर्जन है, वो केसिन प्रोटीन पैरा केसिन में ब्रेक हो रहा है या हो चुका है, वैसा वाला ऐसा होता है। ठीक है, इवन यस की। हाँ जी, आगे बात करें। यस सर। ओके, यस सर। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम कर रहे हैं हार्मोनल कंट्रोल एंड एब्जॉर्प्शन इन द स्टमक। देखिए, जैसे ही टेस्ट, स्मेल और साइट ऑफ फूड प्रोडक्शन, फूड, इन तीनों में से कुछ भी होगा ना, टेस्ट होगा, स्मेल होगा, साइट ऑफ द फूड होगा, मान लीजिए इन तीनों में से कुछ भी हो गया। ठीक है, टेस्ट, स्मेल, इवन द साइट ऑफ द फूड। ठीक है, तो इट विल कॉज स्टिमुलेट टू द ब्रेन,
ब्रेन में कौन सा? हाइपोथैलेमस। ब्रेन के हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, क्लियर पॉइंट। और ब्रेन के हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करके देन इंपल्स पास करेगी टू द मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, और मेडुला ऑब्लोंगाटा से इंपल्स आएगी और ये स्टिमुलेट करेगी स्टमक को फॉर द रिलीज ऑफ HCl एंड म्यूकस। तो ये एक्चुअली हो रहा है। एक्चुअली ये मेडुला ऑब्लोंगाटा से स्टमक को जो मैसेज मिल रहा है उसके बाद फिर गैस्ट्रिन वगैरह रिलीज हो रहे हैं हार्मोन, और फिर आगे ये सारे क्या हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है, रिलेटेड, मतलब टेस्ट, स्मेल, साइट और द फूड, ये तीनों आपके स्टिमुलेट कर सकते हैं ये काम करने के लिए। क्लियर पॉइंट, आ रही है बात समझ? ओके, उसके बाद ये सेम चीज फिर कब हो सकती है? ये सेम चीज हो सकती है फ्रॉम द फीलिंग ऑफ स्टमक। फीलिंग ऑफ स्टमक हुआ, पेट जब भर जाएगा। एक्चुअली ये सॉरी, इसको बीच में हटा दीजिए, आप मेडुला ऑब्लोंगाटा याद रखो बस, हाइपोथैलेमस हटा ही बीच में से। ठीक है, और ये सेम चीज फीलिंग ऑफ स्टमक से भी हो सकती है। पेट भरेगा ना तो वॉल स्ट्रेच करेंगी, स्ट्रेचिंग ऑफ वॉल्स। ये काम तब भी होता है, ठीक है ना। और इसको है ना, एक की वॉल स्ट्रेच करिए, आप खुद खाने खुशबू आई, उससे HCl जो रिलीज हो रहा है। इन सब चीजों को बेटा हम एक नाम देते हैं, टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ? लास्ट हमारे पास है एब्जॉर्प्शन। स्टमक में एब्जॉर्ब क्या क्या होता है? स्टमक में एब्जॉर्ब होता है वाटर, आयंस, अल्कोहल एंड सम शुगर। ये है स्टमक के एब्जॉर्प्शन की बात, वाटर, आयंस, अल्कोहल एंड सम शुगर। ये बात याद रखिएगा कि ये चीजें क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, किसमें? स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब होती है। क्लियर पॉइंट। तो अल्कोहल जो है वो सीधा स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब ये नहीं कि किसी ने अल्कोहल पिया फिर वो स्टमक में गया, फिर इंटेस्टाइन में गया, फिर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रहा है, इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि अल्कोहल कोई भी चीज स्टमक से जाती है इंटेस्टाइन में 4 घंटे में, और अल्कोहल 4 घंटे में काम नहीं करता, वो जल्दी काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो सीधा स्टमक से क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको इंटेस्टाइन जाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ? तो ये Yes, हो गया sir. आपके एब्जॉर्प्शन के बारे में। एक आखिरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, देयर इज समथिंग नोन एज कंपाउंड स्टमक। देखिए ह्यूमन स्टमक के ना 3 पार्ट्स बेशक हैं, लेकिन वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स नहीं है। तो जो इवन टोड मैमल्स होते हैं, जैसे काऊ और बफेलो, गोट, शीप, कैमल, है ना, जिनके टोस 2 होंगे, 2 या 4 होंगे, इवन में होंगे, ठीक है। तो ये जो इवन टोड मैमल्स हैं, इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड स्टमक, मतलब स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं, र्यूमन, रेटिकुलम,
omasum and abomasum. ये बेटा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ह्यूमन रेटिकुलम मासम abomasum. बस एक आइडिया होना चाहिए कि गाय, भैंस, बकरी, कैमल, इनके पास एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं, पर 4 पार्ट्स में इनका स्टमक डिवाइडेड रहता है, ठीक है ना. हॉर्स में नहीं रहेगा क्योंकि हॉर्स ऑड टोड है, हॉर्स में एक ही टो रहता है, ठीक है ना. जो इवन टोड नाला जो उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना. तो ह्यूमन रेटिकुलम मासम एंड abomasum, इसके ह्यूमन के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, ह्यूमनोकॉकस बैक्टीरिया. ह्यूमनोकॉकस बैक्टीरिया जो हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज. और इस डाइजेशन का बाय प्रोडक्ट इज मीथेन गैस. इस डाइजेशन का बाय प्रोडक्ट इज मीथेन गैस. इसलिए जो काउ डंग होता है, जिसको आप गोबर बोलते हैं, ठीक है ना, तो जो गोबर होता है या काउ डंग होता है, दैट इज रिच इन मीथेन बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया, द ल्यूमिनोकोकस बैक्टीरिया. और इसीलिए हम काउ डंग को इस्तेमाल करके, ठीक है, गाय के गोबर को इस्तेमाल करके CH4 मीथेन गैस बना लेते हैं. और फिर ये मीथेन गैस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन एनर्जी सोर्स. आ रही बात समझ में? तो ये हो गया हार्मोनल कंट्रोल. याद रखिएगा गैस्ट्रिन हार्मोन इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स एक आइडिया होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन आपको क्लियर है, एंड कंपाउंड स्टमक भी आपको ऐसा बस क्लियर है. किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए. सर टोड आगे बढ़िए. हाँ बेटा. सर टोड का मतलब क्या होता है? बेटा पैर की उंगलियां, टो कितने टो है? पैर की उंगली तेरी कितनी है? तो इवन टोड है और टोड है? सर ऑड. हाँ, तो तेरे पास फिर ह्यूमन वुमन 4-5 पार्ट नहीं होंगे ना स्टमक के? नो सर. सर फिलिंग ऑफ स्टमक से HCl रिलीज क्यों होता है? बेटा पेट भर गया, खाना भर चुका है, तो जितना खाना ज्यादा आएगा उतना HCl ज्यादा चाहिए होगा ना. कैसे पता करा? ओके सर. HCl ही नहीं, म्यूकस और पेप्सिन भी साथ में रिलीज होते हैं. ये तीनों साथ में काम करेंगे. यस. तीनों रिलेटेड है. सर ये टेस्ट स्मेल साइट ऑफ फूड से जो इंफॉर्मेशन जो ये मेडुला ऑब्लोंगाटा तक जाती है, मतलब पहले हाइपोथैलेमस, तो ये हार्मोन के थ्रू जा रही है या फिर न्यूरॉन्स के थ्रू जाती है? न्यूरल सिस्टम, मेडुला ऑब्लोंगाटा नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना. और वैसे भी हार्मोन के सिलसिले इतने दूर, बेटा हार्मोन ना बहुत टाइम लगाता है काम करने में, ठीक है ना. हार्मोन का एक्शन स्लो होता है. ये नहीं कि हार्मोन रिलीज और काम करने लग गया. अब वो तो स्टमक का हार्मोन स्टमक में ही काम कर रहा है. मतलब गैस्ट्रिन की बात करें, वो लोकल हार्मोन है, स्टमक में रिलीज होता है, स्टमक में काम करता है, इसलिए उसका एक्शन क्विक है. लेकिन जो दूर दूर डिस्टेंस में मैसेज पहुंचाने होते हैं ना, जल्दी पहुंचाने होते हैं, तो मैं हार्मोन इस्तेमाल नहीं करता, तो मैं नर्वस सिस्टम इस्तेमाल करता हूँ. और तू एक बात बता, तू जब टेस्ट करता है तो टेस्ट क्या हार्मोन की वजह से करता है या टेस्ट बड्स में नर्वस सिस्टम का रोल है? सर टेस्ट बड से टेस्ट करता हूँ. टेस्ट बड में किसका रोल है, नर्वस सिस्टम का या हार्मोन का? सर नर्वस सिस्टम का. बस फिर तो टेस्ट, स्मेल, साइट, ये सब, और विजन जो देखता है खाने को, तो खाना देखने का तो वो भी नर्वस सिस्टम हुआ ना. यस सर. हाँ. Anybody has any other doubt? इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि एक बार मुझसे सवाल करने से पहले अगर आप शांति से खुद से सवाल करेंगे ना, थोड़ा सा खुद में सवाल करोगे, आपको आधे आंसर अपने वैसे मिल जाएंगे. और ये मैं आपसे चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट एक बार खुद से सवाल करें, क्योंकि जब आप नीट के पेपर देने जाओगे ना, तो आपको कुछ क्वेश्चन में खुद से क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे और आपको आंसर मिलेंगे अगर आपको चीजें पता होंगी. तो थोड़ा दिमाग पे जोर आपको तब भी डालना पड़ेगा, तो इसलिए उसकी आदत शुरू से बना के रखिए, ठीक है. हर चीज आपको जिस फॉर्म में आने वाले है उस फॉर्म में नहीं दी जा सकती. हम आपको सिर्फ बता सकते हैं कुछ
तरीके। बाकी आपको अपना दिमाग बाद में आगे भी लगाना पड़ेगा, आज से आप लगाएं भी। तो जब भी आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछें तो जस्ट आस्क इट वंस, शांति से एक बार खुद से पूछ लो, खुद को आंसर देने की कोशिश करो, नहीं मिलता तो आस्क मी। एनीबॉडी हैज एनी अदर डाउट? सर ये जो सम शुगर्स है, ये क्या सिंपल शुगर्स है? इसके अंदर मतलब सिंपल शुगर्स आएंगी? बेटा एक बात बता कि ये शुगर आई कहाँ से? सर फूड से आई है। हाँ, फूड से आई है। शुगर डाइजेस्ट कहाँ होती है? सर डाइजेस्टिव सिस्टम में। शुरुआत कहाँ होती है? सर माउथ से, बकल कैविटी। बफे का शुरुआत होती है ना, तो कुछ स्टार्च डाइजेस्ट हुआ ना माल्टोस में, है ना? हाँ हुआ। अच्छा, और अच्छा कुछ तो माल्टोस डाइजेस्ट हुआ है। अच्छा, जब माल्टोस स्टार्च डाइजेस्ट होता है ना, तो कुछ पार्ट माल्टोस का एक आध, जो मान लो कि बॉन्ड नहीं है, एक इकलौता, जैसे 5 थे तो दो थोड़ा एक इकलौता बच गया, वो क्या होगा? ग्लूकोज होगा। क्लियर? हाँ समझ गया ना? एक आध ग्लूकोज भी हो सकता है। अच्छा, फिर तू जब खाना खाएगा तो डायरेक्ट ग्लूकोज की फॉर्म में भी शुगर हो सकती है। मान लो ग्लूकॉन डी पी ली, ग्लूकोज ही पी लिया, हाँ हो सकती है है सर। ना? तो कुछ तो ऐसी होगी जो सीधे सीधा एब्जॉर्ब कर सकते हो, है ना? तो जो एब्जॉर्ब कर सकते हो वो कुछ कुछ जो है उस स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाती है। बट सर स्टमक के पास विलाई तो होते नहीं है, तो वो एब्जॉर्ब कैसे कर लेता है? बेटा एब्जॉर्प्शन के लिए विलाई की जरूरत है या सिर्फ सेल की जरूरत है? सर सेल की जो होता है वैसे तो। बस विलाई तो बस एक एनहांस चीज है ना, वो तो एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करेगा, हेल्प ज्यादा करेगा। विलाई नहीं होगा तो भी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, बस थोड़ा सा उतना एफिशिएंटली नहीं होगा, लेकिन स्टमक में उतना एब्जॉर्प्शन होना भी नहीं है, थोड़ा बहुत होना है, तो उतना विलाई की जरूरत होती नहीं है। और दूसरी बात, स्टमक, मैंने कहा बोला कि स्टमक में विलाई नहीं है? स्टमक में सर रूगे होते हैं। हाँ रूगे फोल्ड, स्टमक फोल्ड है ना, रूगे फोल्ड स्टमक के होते ही होते हैं। हाँ सर और होते, याद आएगा। जब खुद वो मुड़े हुए, प्लस जो सेल्स हैं उसमें भी फिर आगे भी माइक्रोविलाई। भाई मैंने आपको याद है कॉलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का एग्जांपल क्या दिया था? माइक्रोविलाई। कॉलमनार एग्जांपल पूछ रहा हूँ, कॉलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का तुम लोगों को मैंने एग्जांपल क्या दिया था? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। बेटा वो डेफिनेशन हो गई, वो उसका फुल फॉर्म हो गया। हाँ, क्यों, कौन बोला ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट? खैर, जिसने बोला एकदम सही बोला कि मैंने कॉलमनार एपिथेलियम का एग्जांपल दिया था माइक्रोविलाई का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब गैस्ट्रो, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है शुभम? हाँ सर। कोई और डाउट है तो वो भी पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे एक ही बार में। दिमाग में कोई और खुराफात आ रही हो तो। सर ये जो रुमिनोकोकस बैक्टीरिया होते हैं, ये HCl से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं? क्या? रुमिनोकोकस बैक्टीरिया मतलब HCl से। इट्स नॉट, सी, इट्स नॉट वो हो गया, क्या कहते हैं, देखो सारे बैक्टीरिया होते हैं ना, सबका अलग अलग इफेक्ट होता है, सब HCl हाँ से सर डिग्रेड नहीं होते, है ना? कहीं HCl पे भी रह सकते हैं, हाई सॉरी लो पीएच पे भी मेंटेन रह सकते हैं। हाँ रह सकते हैं सर। चलिए आगे बात करते हैं। और हाँ, अगर सारे बैक्टीरिया HCl से डिग्रेड हो जाते, कोई भी ना बचता, तो ना तो गंदा पानी, तुमको कभी कॉलेरा नहीं होता,
ना कभी गंदा पानी पीने से कोई डिजीज होता है, ना गंदा खाना खाने से। क्योंकि आप गंदा खाना खाते या गंदा पानी पीते, पेट में HCl है, वो सारे बैक्टीरिया तो किल हो जाते, तो बैक्टीरिया तो इन्फेक्शन कॉज कर ही नहीं पाता बॉडी के अंदर। एटलीस्ट फूड से, एयर से कर पाता, बट गंदे पानी गंदे खाने से तो कर ही नहीं पाता। बट ऐसा होता है। सर कुछ रेजिस्टेंट भी होते हैं ना, पीएच लो पीएच हाँ, रेजिस्टेंट। वही कह रहा हूँ ना, वही। ठीक है ना, तो कई बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। ठीक है ना, टाइफाइड भी तो होता है आपको, गंदे पानी से होता है, गंदे खाने फूड से हो जाता है। ठीक है ना, कॉलेरा, है ना, तो ये सब। इवन सम प्रोटोजोअल्स एस्केप HCl का पीएच, जैसे कि अमी एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका जो आपको एमीबाइसिस कॉज करता है। तो जरूरी नहीं है सारे लोग HCl से डिग्रेड हो जाएं। कभी कभार क्या होता है कि मान लो क्वांटिटी इतनी ज्यादा है, 1000 1 लाख प्रोड्यूस हो रहे हैं, कहीं डिग्रेड हो गए, फिर भी 10-12 हजार 15 हजार बच गए, उन्होंने काम कर दिया, तो ये भी होता है। तो दोनों तरह की चीजें होती है। चलो बेटा आगे बात करें। यस सर। ओके, तो कंटिन्यू फर्दर अगर हम बात करने जा रहे हैं, तो हमारे पास अगला टॉपिक है इंटेस्टाइन। तो अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें, तो अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो जस्ट गिव मी 10 सेकेंड्स। अब बेटा बात आ रही है, तो क्लियर है बात। यस सर। ओके, चलिए इंटेस्टाइन की बात करते हैं। फिर इंटेस्टाइन की हम बात कर रहे थे, तो अब इंटेस्टाइन की हम बात करने जा रहे हैं। अब इंटेस्टाइन की बात करने से पहले कि इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे आपको दो चीजों के बारे में बताना है। एक है लिवर, एक है पैनक्रियाज, और एक लिवर का दोस्त है गॉल ब्लैडर। पहले हम लिवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर की बात कर लें। क्यों बता रहा हूं ऐसे, देखिए इंटेस्टाइन की जो डाइजेशन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन पैनक्रियाज, दैट इज डिपेंडेंट ऑन लिवर, दैट इज डिपेंडेंट ऑन गॉल ब्लैडर। तो ये तीनों चीजें आपके जानने के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपके जानने के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर पॉइंट बेटा? आप लोग का क्या स्क्रीन वगैरह ब्लर नजर आ रही है सबको? यस सर। सर अभी तो ठीक। नो सर। क्लियर है सर ना? अभी हम क्लियर। उसके अंदर पहले थी। ठीक है, तो लिवर और गॉल ब्लैडर की बात कर रहे हैं जरा। मैं लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास। तो लिवर, गॉल और पैनक्रियास की बात कर रहे हैं, पे अटेंशन। तो आपका जो लिवर रहता है वो बायलोट रहता है।
ठीक है, क्लियर। और लिवर के साइड में देयर इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर को बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो एक रहता है लिवर, दूसरा रहता है क्या, गॉल ब्लैडर। और ये आपके स्टमक का पार्ट बना देते हैं duodenum। duodenum, ठीक है। और इधर बना देते हैं एक और स्ट्रक्चर, पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास की वैसे 2 डक्ट्स होती हैं, लेकिन मैं भी आपको फंक्शन एक ही बता रहा हूं। ये मान लीजिए पैनक्रियाटिक डक्ट है। ओके, तो ये डायग्राम आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पे अटेंशन। बेटा ये एक डक्ट आ रही, ये बाइल डक्ट है, या आप कह सकते हैं ये लिवर की डक्ट है, इसको हेपाटिक डक्ट बोलते हैं। ठीक, ये ठीक है, ये भी हेपाटिक डक्ट दोनों 2 लोब से फ्यूज हो गई। दिस इज लोब, दिस इज द राइट लोब, दिस इज लेफ्ट लोब। ओके, ये डक्ट हो गई कॉमन बाइल डक्ट। ठीक, ये फ्यूज कर गई दी हेपाटोपैनक्रियाटिक। ठीक है, और ये है स्पिंचर ऑफ ओडाई। and this is the Boyden sphincter. ओके, देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये डक्ट 2 आ रही, मान लो ये 2 डक्ट आई, इधर समझ लो, तो डायग्राम देख लेना। ये 2 डक्ट आई आपके लिवर से, लिवर के 2 लोब, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, एक बड़ा है एक छोटा, दोनों लोब के डक्ट्स क्या हो गए, कंबाइन हो गए। ठीक है, क्लियर। फिर एक डक्ट आ रही है गॉल ब्लैडर से, वो भी इससे जुड़ गई, और ये गॉल ब्लैडर वाली डक्ट को हम बुलाते हैं सिस्टिक डक्ट। ठीक है ना, तो सिस्टिक डक्ट आई, ये फ्यूज हो गई, ये गॉल ब्लैडर से आ रही है, ये लिवर से आ रही है।
फिर ये दोनों फ्यूज होके चली, खुल रही है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्लियर। और इधर से पैंक्रियास से डक्ट आ रही है, वही दोनों मिलके खुल रही है इसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और ये छोटा सा पार्ट जो फ्यूज होने के बाद बना है उसे हम बुलाते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो कॉन्सेप्ट ये है, ये हिपैटिक डक्ट है, ये गॉल ब्लैडर के सिस्टिक डक्ट है, दोनों कंबाइन हो गई, कॉमन बाइल डक्ट बन गई। कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट से मिली, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बन गई और मिलके खुल गए स्मॉल इंटेस्टाइन में। और कब खुलेगी कब नहीं खुलेगी उसे कंट्रोल करेगा दी स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये इंपॉर्टेंट है। वापस से अब डायग्राम में समझ लेते हैं फटाफट से। अगर हम डायग्राम की तरफ ऑब्जर्व करें, पे अटेंशन, ध्यान दीजिएगा। देखो, ये राइट लो, ये लेफ्ट लो, ये बाइल आया 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 यहाँ आया, बाइल यहां से भी आया, बाइल यहां से भी आया, दोनों मिले, बाइल यहाँ आया 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 आया, घुमा घुमा, यहां से बाइल आ रहा है। तो लिवर से जो आता है उसे हम बुलाते हैं दी बाइल जूस। उसके कंपोनेंट्स की भी बात करेंगे। क्या बोला मैंने बेटा? मैंने बोला बाइल जूस। अच्छा, बाइल जूस में होता क्या क्या है? बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, एंड बाइल पिगमेंट्स होती है। बाइलिरुबिन, बाइलिवर्डिन, ठीक है। तो ये बाइल जूस का क्या है, कॉम्पोजिशन है? बाइल सॉल्ट्स, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, बाइलिरुबिन, बाइलिवर्डिन। ये आपके कॉम्पोजिशन होगी किसकी? बाइल जूस की। क्लियर? आ रही बात समझ में? तो आपके बाइल जूस की ये क्या होगी? कॉम्पोजिशन होगी। ये बाइल जूस कौन बनाता है? बाइल जूस का जो फॉर्मेशन है, ये बनाने का जो काम है, ये लिवर का है, ठीक है। लिवर फॉर्म्स द बाइल जूस, whereas गॉल ब्लैडर जो है, it stores and concentrates bile juice। तो गॉल ब्लैडर के पास जो बाइल रिलीज हो रहा है वो लिवर में ही बना हुआ बाइल है, उसने बस स्टोर किया है, उसे थोड़ा पानी एब्जॉर्ब करके उसे कॉन्सेंट्रेट किया है। तो गॉल ब्लैडर एक कॉन्स्ट्रिक्टिव स्ट्रक्चर है जो कॉन्ट्रैक्ट होकर बाइल रिलीज करता है, वो बाइल जो उसके पास स्टोर था, जो उसको लिवर ने ही बना के दिया था। तो यहां से बाइल और यहां से बाइल, दोनों जगह से बाइल मिलके आ रहा है। और पैंक्रियास से अपनी पैंक्रियाटिक सेक्रेशन आ जाती है। मतलब पैंक्रियाटिक डक्ट से क्या आएगा? पैंक्रियास की सेक्रेशन, जिसको हम क्या बुलाते हैं? पैंक्रियाटिक जूस। तो लिवर से आएगा बाइल जूस और पैंक्रियाटिक डक्ट से पैंक्रियास से आएगा पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में क्या एंजाइम होंगे? सारे के सारे होंगे। अमाइलेस होगा, उसे हम बुलाते हैं पैंक्रियाटिक अमाइलेस, ठीक है ना। और इसका नाम है एक और अमाइलॉक्सिन नाम, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीएस है, अलग अलग तरीके के प्रोटीएस है। तो अमाइलेस है, प्रोटीएस है, लाइपेस है लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए, न्यूक्लियस है, यानी बहुत सारे जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं इसके पास, पैनक्रियास के पास। बेटा आपके इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन हो रहा है ना, उसका पहला स्टेप और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पैनक्रियाटिक जूस की। डिटेल्स में आपको आगे फिर बता दूं, ठीक है। क्लियर पॉइंट। और
बाइल जूस में आप देखोगे कोई एंजाइम नहीं है, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं है, सिर्फ बाइल सॉल्ट्स है, फॉस्फोलिपिड्स है, कोलेस्ट्रॉल और बाइल पिगमेंट्स है, ठीक है ना। तो कोई भी एंजाइम नहीं है। बाइल पिगमेंट्स बाइल को उसका येलोइश ब्राउनिश कलर देती है, और आपकी फीकल मैटर को भी कलर देने के लिए बाइल पिगमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। तो जो फीकल मैटर येलो या ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है ना, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये बाइल पिगमेंट जो है यही रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? अच्छा, तो मैं बता रहा था कि यहां से आया बाइल, ठीक है, यहां से आया बाइल, आके मिलके आ गया यहाँ पे पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आया, और दोनों कहाँ खुले? यहाँ पे ड्यूडेनम में, ये ड्यूडेनम है। और ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कंट्रोल करेगा। जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा, जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा तो कोई भी बाइल या पैंक्रियाटिक जूस, कोई भी बाइल और पैंक्रियाटिक जूस यहाँ से यहाँ नहीं आएगा जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा। जब ये रिलैक्स करेगा तो ये दोनों जो जूसेस हैं, ठीक है ना, तो ये जूसेस कहाँ पे? ड्यूडेनम के अंदर क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ? तो ये कंट्रोल किसके पास है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के पास है। तो ये इंफॉर्मेशन है जो एनसीईआरटी में दी हुई है। अब एनसीईआरटी में क्या इंफॉर्मेशन नहीं है? ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये बॉयडन स्फिंक्टर, जो बॉयडन स्फिंक्टर है, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये एनसीईआरटी के अंदर क्या है? नहीं है। इसका देखिए फंक्शन क्या है, ये यहाँ पे होता है बाइल डक्ट के पास, जब वो पैंक्रियाटिक डक्ट से मिल रही है उसके ऊपर बाइल आया 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 आया। मान लेते हैं कि हमें लेट से डाइजेशन की जरूरत नहीं है। जब हमें डाइजेशन की जरूरत नहीं होगी तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बंद होगा, ये क्लोज जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? क्लोज। लेकिन लिवर से बाइल हमेशा आता रहता है, तो लिवर से बाइल आएगा 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 आएगा, उसे मिलेगा ये वाला रास्ता क्लोज, कौन? बॉयडन स्फिंक्टर। तो वो प्रेशर से बैकफ्लो जाएगा 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 कहाँ? गॉल ब्लैडर के अंदर। तो गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल आया है वो लिवर से ही आया है, और जब जरूरत पड़ेगी तो फिर वो गॉल ब्लैडर कॉन्स्ट्रिक्ट होगा और बाइल जो होगा वो फ्लो करेगा सीधा यहाँ पे। अच्छा, बाइल और इसको लाने के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, उस हार्मोन का नाम मैं आपके लिए लेता हूँ। हार्मोन का नाम है CCK-PZ, फुल फॉर्म है कॉल सिस्टोकाइनिन। बेटा कॉल का मतलब ही बाइल होता है, कॉल मतलब बाइल होता है, कॉल सिस्टोकाइनिन, और PZ से स्टैंड करते हैं पैंक्रियोजाइमिन। तो कॉल सिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन, ये एक हार्मोन है, ये एक मैसेंजर है। इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक फॉर्म है CCK, एक फॉर्म है PZ। ये रिलीज होता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन, इसका सोर्स इंटेस्टाइन ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, और ये काम करता है, इसका CCK वाला पार्ट काम करता है लिवर पे एंड गॉल पे फॉर द रिलीज ऑफ बाइल, बाइल के रिलीज के लिए ये बाइल रिलीज कराएगा, ठीक है। और PZ पैंक्रियोजाइमिन जो इसका फॉर्म है वो पैंक्रियास को स्टिमुलेट करेगा और पैंक्रियाटिक जूस रिलीज कराएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक ही हार्मोन है, उसकी दो फॉर्म्स है, CCK, ठीक है ना, CCK एंड पैंक्रियोजाइमिन। CCK कोलेसिस्टोकाइनिन, PZ पैंक्रियोजाइमिन। CCK वाली फॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होगी, पैंक्रियोजाइमिन भी स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होगा। ये एक ही हार्मोन की दो फॉर्म है। CCK लिवर को स्टिमुलेट करेगा फॉर द रिलीज ऑफ बाइल, पैंक्रियोजाइमिन पैंक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट करेगा फॉर द रिलीज ऑफ पैंक्रियास। CCK का एक्चुअली फंक्शन क्या है? गॉल ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, एक गॉल ब्लैडर को सिकुड़ेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, और एक कॉन्स्ट्रैक्ट होगा और बाइल क्या होगा? रिलीज होने लग जाएगा। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? सो दैट इज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास। पैंक्रियास में न्यूक्लियस क्लियर है आपको, लाइपेज क्लियर है, प्रोटीज क्लियर है। प्रोटीज कौन कौन से होते हैं ये बताया था मैं आपको, पैंक्रियाटिक जूस में मिलने वाले प्रोटीज। प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम ऑफ पैंक्रियास कौन कौन से हैं? एक है ट्रिप्सिनोजन,
जो बाद में ट्रिप्सिन की फॉर्म में बन के एक्टिव हो जाता है। एक है काइमोट्रिप्सिनोजन, एक है काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है, और तीसरा वाला है बेटा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज तो सॉरी, तो ये तीन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं जो पैनक्रियास से रिलीज होंगे, प्लस अमाइलेज प्लस लाइपेज प्लस न्यूक्लियस, ये सारे एंजाइम्स मिलके हो गए किसके, आपके पैनक्रियास के, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट है वो आप पूछ लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। और मेरे ख्याल से आगे हम नहीं बात करेंगे, आप डाउट से पूछ लीजिए। और आज की क्लास के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन है, जिसको डाउट्स हैं वो पूछ लीजिए, और फिर दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। मैं एक दो सवाल करना चाहता हूँ। हाँ जी सर, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस एक दूसरे से मिक्स नहीं होते? बोलने तो क्या कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर, तो अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे सही से मिक्स हो गए तो? क्यों, क्या दिक्कत है? उसके एंजाइम्स काम करेंगे, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं होता, मिक्स होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो मिक्स होते हैं आते तो। हाँ, मिक्स होने की कोई टेंशन नहीं। और बताओ, कोई और डाउट किसी को? सर ये जो सीसी के पीजेड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन बना रही है क्या? सीसी के पीजेड स्मॉल इंटेस्टाइन बना रही है? हाँ जी हाँ जी, उसका सोर्स स्मॉल इंटेस्टाइन है। और सर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब कहाँ पे बनता है ये, मतलब ड्यूडेनम जेजुनम इलियम? वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। वैसे उसके सेल्स होते हैं, हम एंड क्रोमाटिन सेल्स बोलते हैं, दूसरे तरीके के सेल्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए। डाउट सर टेस्ट के डाउट पूछ रहे हैं। पूछ। सही रहा। कौन सी छोटे, कैसे सवाल पूछ रहा है? तो सबसे छोटा पार्ट कौन सा होगा बताया था क्लास में मैंने। सर मतलब क्यों होता है छोटा सबसे? पहले बता सबसे छोटा होता कौन सा है? सर वैसे G2। हाँ सर लेकिन इसका कोई रीजन? देखो क्यों होता है उसका ना आंसर बहुत सारे हैं, हम तो बस ऑब्जर्व करते हैं कौन सा सबसे छोटा है, और फिर क्यों है वो तो हमने आंसर दे दिया कि देखो उसमें मेन काम जो जीवन में हो चुका है, इसमें हो चुका है। G2 तो बस एक बार चेकिंग ही करनी है, ज्यादा उतना काम नहीं है, तो G2 इज लाइक काइंड ऑफ स्मॉलेस्ट, ऐसा हम बोल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन पॉइंट वो है ना कि ये तो बात की बात है, कुछ मर्जी बोल दो, है ना। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल तुमने एक कुछ काम करने गए, तुमने एक क्रिकेट मैच खेला, तुम हार गए। अब हार गए तो उसके बाद तुम रीजन कुछ भी लॉजिकल दो कि हमारी टीम ने नहीं अच्छा खेला, थोड़ा सा बॉलिंग नहीं अच्छी हुई, थोड़ी बैटिंग खराब थी, तो रीजंस ना बायोलॉजी में तो बस समझने के लिए दे दिए जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बिठाने के लिए। तो बस हम बायोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, साइंस के अंदर क्या करते हैं, जो है उसको पढ़ते हैं कि यार ये है, बायोलॉजी में ये होता है, ये है, इसको पढ़ते हैं। और क्यों है थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग दे देते हैं, तो वही लॉजिकल रीजनिंग है, एग्जैक्ट रीजनिंग नहीं होती कि हाँ कहीं ना कहीं टाइम कम इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मेन काम तो हो ही चुकी है जीवन और रचना। ओके सर। ठीक है सर जो यंगेस्ट स्टेज इन एम फेज पूछा हुआ है, इसमें टीलोफेज आंसर क्यों नहीं है? मतलब टीलोफेज तो होना चाहिए ना आंसर इसका।
नहीं बेटा, हमेशा जो लॉन्गेस्ट फेज रहता है प्रोफेज रहता है। प्रोफेज में ना बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है ना, वो क्रोमोसोम बनते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होती है। तो हमेशा जिस चीज में रहती, जो चीज देखो, हमेशा जो चीज देखो, एक बात बताओ, तुम्हारा नीट का एग्जाम कितने घंटे का होगा? सर 3 आवर्स का। हाँ, और तैयारी? सर 2 इयर्स। समझ रहे हो ना, तैयारी हमेशा लंबी होती है। अच्छा, सेल साइकिल में सबसे लंबा फेज कौन सा है, एम फेज या इंटरफेज? इंटरफेस। तैयारी किसकी हो रही है, डिवीजन की, तो तैयारी हमेशा लंबी होती है ना। तो प्रोफेज एक्चुअली तैयारी है ओवरऑल डिवीजन की, तो इसलिए प्रोफेज लंबा है, कॉम्प्लिकेटेड है। ओके सर। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर डाउट? सर ये वाला। रैपिड आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस इन माइटोटिक साइकिल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। बेटा आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस बेटा जीवन में भी होती है, G2 में भी होती है और S में भी होती है, तीनों में होती है। ओके सर। हाँ सर ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में लास्ट में G2 फेज माइटोसिस के लिखा हुआ है। बेटा बताया हुआ है कि egg cell is 5G of DNA in nucleus. How much DNA will be in this animal cell at the end of G2 phase matter? वो स्पेसिफिकली G2 का पूछा हुआ है, क्योंकि वो बताना चाह रहा है कि G2 में चालाकी कर रहा है, G2 में पूछ रहा है। G2 में एक्चुअली 4 and 4C होता है, तो 5G की जगह 4C मतलब 20 हो जाएगा। सर वहाँ माइटोसिस की जगह मियोसिस नहीं आना चाहिए था क्वेश्चन में। अरे वो उसने, हाँ मियोसिस आना चाहिए था, लेकिन उसने एक तरीके से जनरलाइज पूछ लिया, वो थोड़ी गड़बड़ की उसने एक जनरलाइज सेल के बारे में पूछ लिया कि उसके माइटोसिस में उसका G2 में क्या होगा। सर इसका जो आंसर है वो सी आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो इस वाले क्वेश्चन का। कितना है? सर सी आना चाहिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर। एक मिनट रुको। अच्छा 24 आवर्स ग्रोथ में कितने मिनट? 24 आवर्स बेटा आधे घंटे, 24 में कितने आधे घंटे होंगे? 48, 2 की बार 48 हो जाएगा ना। यस सर। सी आएगा। ओके सर। सर ये 150। बेटा एक मिनट देख लेते हैं, एक मिनट ये ना देख लेते हैं, आधे घंटे में डिवाइड किया था ना वो, तो अगर एक साइकिल हुई तो एक से वो 2 हुआ, 2 साइकिल हुई तो वो 4 हो गया, तो 2 की पावर वो आ रहा है, तो 2 की पावर n आएगा, तो 2 की पावर 48। हाँ 48। ओके सर। सर ये वाला क्रोमोसोम्स शो मैक्सिमम कॉइलिंग ड्यूरिंग। बेटा मैक्सिमम कॉइलिंग ना वो एक्चुअली मेटाफेज में शो करते हैं, वो थोड़े और छोटे और गोल मोटल हो जाते हैं। सर मिनिमम। सर मिनिमम बोला है इसमें। मिनिमम बोला है ना, हाँ तो फिर वो खुल जाएंगे, वो टीलोफेज में आप कह सकते हैं मिनिमम कॉइलिंग, वो खुल रहे होते हैं, वो हो रहा होता है ना, क्या कहते हैं, वापस से वो क्रोमैटिन बन रहा होता है। सर इसका आंसर इंटरफेज है। अच्छा इंटरफेस भी ऑप्शन में है, हाँ तो फिर बेस्ट ऑप्शन इंटरफेस हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्रोमैटिन है ना बेटा। क्रोमैटिन में क्रोमोसोम में सबसे कम कॉलिंग इसकी क्रोमैटिन की, तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। इंटरफेस ना हो तो टफ क्वेश्चन होता। ओके सर। एस्टर इज बेटा, एस्टर तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, बताया तुझे। सर इसमें ऑप्शन तो समझ ही नहीं आ रहे थे। एस्टर इज सेंट्रियोल और एस्ट्रल रेज एंड माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल। बेटा इसमें सी आएगा, एक्चुअली हम एस्टर बोलते हैं जो सेंट्रियोल और उसके साथ जो बाहर निकल रहा है स्ट्रक्चर, उनको मिला के। ओके सर। सर कॉन्ग्रेशन क्या है? बेटा कॉन्ग्रेशन होता है एक जगह खींचना, कोनों से आके बीच में आना, मतलब मेटाफेजिक प्लेट में उनका कॉन्ग्रेशन होता है। कॉन्ग्रेशन मतलब ऐसे स्ट्रेच होके एक जगह खींच के एक जगह पोजीशन पे आना, दैट इज कॉन्ग्रेशन। ये तुम्हारे कौन से टेस्ट है ये? सर ये जो अभी हुआ है, मंडे को हुआ था। अच्छा, विच ऑफ दीज इज यूजुअली कांस्टेंट वेराइटी ऑफ सेल्स? बेटा किसी भी सेल के अंदर एस फेस कांस्टेंट रहता है, एस G2 और M तीनों कांस्टेंट रहेंगे हमेशा। मेनली कौन अलग होता है हमेशा? जो अलग होता है वो G2 अलग होता है, G1 अलग होता है। G1 में सेल्स अलग अलग टाइम लेते हैं,
एस और बाकी जनरली कांस्टेंट ही रहते हैं, एस G2 और M। सर वैसे जो इंटरफेस होता है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट फेज G1 होता है ना? हाँ ओके सर। सर इस वाले क्वेश्चन में जो ए दे रखा है वो इसके आंसर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे रखी है। हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी ना उसमें। अब सर बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ना सिलिया बनेगा ना फ्लैजेला बनेगा पूरा। सर लेकिन ए तो पॉइंट कहीं और ही कर रहा है वो उसमें। हाँ ए पॉइंट गलत कर रखा है उसने, ए आपका एक्चुअली में वो आर्म्स है। यस सर। हाँ वो ए से मार्किंग गलत की हुई है। सर 177। Centrioles are formed from pre-existing centrioles, de novo from spherosome from। बेटा सेंट्रियोल्स जो है वो सेंट्रोसोम को डिवाइड करके तो नए सेंट्रियोल बनेंगे ना, तो सर सेंट्रियोल्स पुराने वाले सेंट्रियोल से या सेंट्रोसोम से बनेंगे। सर डी नोवो क्या होता है? डी नोवो एकदम नया नया ताजा ताजा, फ्रॉम जीरो स्क्रैच। ओके सर। सर इसमें क्रोमोनिमा क्या होता है? ये क्रोमोनिमा बेटा the nucleosome is a portion of the chromonema containing। बेटा एक क्रोमोनिमा, एक मिनट थोड़ा मुझे एक मिनट देखना पड़ेगा क्रोमोनिमा एग्जैक्टली क्या है। बेटा एग्जैक्टली नहीं आइडिया। तो क्रोमोनिमा एक्चुअली बेटा ये स्टेज ही रहती है इसकी क्या कहते हैं आपके ये जो डिवीजन रहता है, जो फॉर्मेशन रहता है उसकी स्टेज ही रहती है। सर मतलब इंटरफेस किया वो एम फेस में। मतलब ये जो क्रोमोसोम बनते हैं ना उसके ऊपर जो थ्रेड बनते हैं ना उसको हम क्रोमोनिमा स्टेज बोलते हैं। मतलब आप समझ लो जो आपके क्रोमैटिन ही है ना जो फोल्डेड है उन्हीं का आप क्रोमोनिमा बोलेंगे। तो न्यूक्लियोसोम इज द पोर्शन ऑफ द क्रोमोनिमा कंटेनिंग। अच्छा न्यूक्लियोसोम के बारे में पूछ रहे हो ना, तो न्यूक्लियोसोम बेटा आपके डीएनए रहते हैं, हिस्टोन की फोल्डिंग रहती है, तो इसका आंसर डी रहेगा। न्यूक्लियोसोम आप आगे पढ़ोगे क्या होता है ना कि डीएनए जो होता है ना वो रैप होता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। उस 8 का बनता है ऑक्टोमर, उस ऑक्टोमर के ऊपर डीएनए रैप होता है, 2.2 और 2.5 साइकिल लेता है। उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ये आपके फोल्डिंग ऑफ उसमें आ जाएगा, आपके आगे आ जाएगा, उसमें क्या कहते हैं आपकी जेनेटिक्स वगैरह पढ़ाया जाता है। ओके सर। एनी अदर डाउट? सर जो आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस है वो एस फेज में भी होगी? बेटा सब में होगा ना आरएनए, और तो आपको हर जगह चाहिए ना, हर जगह कुछ ना कुछ प्रोटीन चाहिए, हर जगह कुछ ना कुछ एंजाइम चाहिए। और जब जहां प्रोटीन चाहिए पहले डीएनए से आरएनए बनाओ तभी तो प्रोटीन बनाओ, ये तो ऑर्डर है बेटा शांति। हाँ मतलब जीवन में तो बन गया है जैसे प्रोटीन और आरएनए, तो फिर एस फेज बेटा में। एक बार बता, हर एक साइकिल के अंदर रिएक्शंस होंगी। हाँ रिएक्शंस के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं, हाँ एंजाइम प्रोटीन होते हैं। यस सर। प्रोटीन डीएनए आरएनए प्रोटीन ऐसे यही ऑर्डर है। यस सर। बस फिर सेल को कभी भी पकड़ लो उसमें आरएनए सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस होगी ही, कभी भी कोई भी सेल किसी भी चीज में आरएनए सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस तो चलेगी, बिना उसको काम ही नहीं चलेगा। ठीक है ओके सर। और सर जो क्रोमोसोम्स में वो क्वेश्चन था जो मैक्सिमम मिनिमम कॉइलिंग वाला, तो मिनिमम कॉइलिंग वाली स्टेज वो कहेंगे ना जो क्रोमैटिन वाली है? हाँ क्रोमैटिन में कॉइल्ड ही नहीं है ना, वो जो क्रोमोसोम वाले सभी कॉइल्ड हुए, तो इंटरफेस में बिल्कुल कॉइलिंग नहीं, जीरो कॉइलिंग। बस जो बेसिक कॉइलिंग है न्यूक्लियोसोम वाली वही कॉइलिंग बोलेंगे, और जो जो अच्छे से वो बन गए क्रोमोसोम वो आपके बाकी में फिर रहेंगे। सर वैसे वहाँ पे अगर G1 फेज जी एस पे G2 फेज अगर ये ऑप्शन होता तो फिर आंसर क्या होता? मिनिमम अगर ये सब नहीं होते, अगर आपको प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस टेलोफेस पूछा होता ना, तो मेटाफेस में ज्यादा कॉइल्ड रहते हो, थोड़ा ग्लोबुलर फॉर्म में मोर ज्यादा कंपैरेटिवली कॉइल्ड होते। सर अगर ऑप्शंस में G1 फेज G2 फेज ऐसे लिखे होते तो? ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसी ये आपको वही क्वेश्चन आएगा कि G1 G2 और ऐसे में बताओ कि मिनिमम कॉइलिंग किसके अंदर है।
वो सब में सर इक्वली और मारना, सब में क्रोमैटिक नहीं है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में से फिर मिनिमम कॉइलिंग टीलोफेज में हो जाएगी ना, क्योंकि फिर से कह क्रोमैटिन सकते बनना हैं, फिर वो स्टार्ट हो। कन्वर्ट हो ही रहे हैं तो टेलोफेज में तो वापस से वो क्रोमैटिक में बनी रहे, तो वहां पे आप हाँ। कंपेयर कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते। वह हालांकि वो भी इलॉजिकल था, लेकिन ठीक है, एक बार के लिए ओके सर। अगर पूछ ही रह जाए कि हाँ भाई आंसर करना ही है, तो उस मामले में हालांकि ऐसा कोई सवाल आएगा नहीं। ओके सर। एनी अदर डाउट? सर ये पैनक्रियाटिक प्रोटीएज में कार्बोक्सी पेप्टिडेज का और काइमोट्रिप्सिन का बेटा फंक्शन क्या होता बेटा फंक्शन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ना, जब काम इंटेस्टाइन की बात बताऊंगा कि कैसे काम करता है, तब फंक्शन सारे आ जाएंगे। है? और ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन? बेटा ये बिस्किट भी डिटेल्स की थोड़ी सी बात करेंगे। ये पिगमेंट्स हैं, कलर देते हैं फीकल मैटर को। सर बाइल सॉल्ट्स होते हैं। कलर ही वो प्रोवाइड करते हैं। क्या चीज? ये जो बाइल पिगमेंट्स है ये केवल कलर ही मतलब फीकल बेटा ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ये तो ऐसे एक्सक्रीट हो रहे हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं एक तरीके के। सर ये किस चीज के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं? तू बता दे मुझे किस चीज के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, तूने पढ़ा तो है। आरबीसी डिग्रेड करके हीमोग्लोबिन के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्रेक डाउन करके। अच्छा, पर वो तो सर स्प्लीन में होती है ना, आरबीसी डिस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा। हाँ, तो स्प्लीन से जो उसका हीम वाला पार्ट है वो लिवर में जाता है, लिवर में फिर वो लिवर में बनने के बाद फिर वो वहां से बाइल पिगमेंट्स बन के रिलीज होता है। अच्छा, तो इसलिए अगर अनीमिया वगैरह रहेगा, आरबीसी ज्यादा मरेंगे, तो फीकल मैटर का कलर भी चेंज हो जाता है। सर जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? बेटा बाइल सॉल्ट बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है ना। आपको टोरिकोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो देयर मेनी मेनी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको जाने की जरूरत नहीं है। टाइप फाइव बहुत टाइप होते हैं, बुक्स में तो 3 ही दिए, बल्कि 3 से ज्यादा होते हैं। मेन तो टोरिकोलेट है उसमें, मैंने जानबूझ के नहीं लिखवा है। एनी अदर डाउट? सर टेस्ट में डाउट था। हाँ पूछ। बेटा स्क्रीन शेयर कर, बता दो कौन सा डाउट है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ अभी तक। स्क्रीन शेयर हो गया बेटा, लेकिन आपका डाउट नहीं दिख रहा। पहले ना आप उसे निकाल के रख लिया करो पहले से एडवांस में। सर ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट हाँ, क्लास आपकी में स्क्रीन निकाल नजर आ के रही है रख बेटा, दूँ। आपकी स्क्रीन नजर आ रही है, डाउट नहीं नजर आ रहा। वैसे ही बता दो। सर मैं नेक्स्ट क्लास निकाल के रख दूँ। कोई बात नहीं, अभी वैसे ही बता दो डाउट कौन सा है। सर एक तो होल का जीनस का नाम पूछा था। किसका? हॉर्स का। हॉर्स की जीन का नाम पूछा था? हाँ हॉर्स की जीनस का नाम? हाँ, जीनस का नाम। बेटा हॉर्स का जीनस वो होता है इक्वस। इक्वस इक्वस था ऑप्शन में। सर इक्वस नहीं था, बड़ा नाम था। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दिखा देना। और हाँ ओके सर। बेटा ये तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो गूगल से भी हो जाएगा आपका, ठीक है। और कोई कॉन्सेप्ट नहीं तो बताओ। सर वो जो 144 क्वेश्चन था जिसमें 5 पिकोग्राम डीएनए कंटेंट था, हाँ जी। उसमें तो सर वो 4C होके तो फिर वो 10 होना चाहिए 5। बेटा 4C दे रखा है डीएनए का कंटेंट। एक 5G जो डीएनए कंटेंट है किसमें दे रखा है? सर वो न्यूक्लियस में दे रखा है।
किसमें रखा है? न्यूक्लियस में, एग के न्यूक्लियस में। एग के न्यूक्लियस में रखा है। यस सर। हाँ, तो बेटा एग का जो न्यूक्लियस होता है ना, एग जो अनफर्टिलाइज्ड होता है वो सी होता है, वो 2C नहीं होता, वो सी होता है, वो हैप्लॉइड होता है ना। तो सर उसमें तो फिर 5G हो गया सी, ठीक है। अच्छा 5PG, सॉरी 5PG हो गया सी। अब G2 फेज में 4C होता है, तो 4C क्या होगा? 4/20, तो 20PG। तो सर फिर उसमें मियोसिस लिखना तो फिर जरूरी है, वो फिर तो हाँ जी सर उसमें फिर मियोसिस लिखना तो जरूरी है ना, वो तो माइटोसिस में ही नहीं। बेटा माइटोसिस लिखा हो चाहे मियोसिस लिखा हो, अगर G2 बोल दिया, किसी भी सेल का कोई भी G2 फेज है, चाहे माइटोसिस का हो चाहे मियोसिस का हो, डीएनए कंटेंट तो 4C होगा ना। सर तो बट माइटोसिस होगा तो एग में तो 2C होगा ना फिर। अरे बेटा, अगर माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वो चलो उसने गड़बड़ कर दी मान ले, लेकिन एग के अंदर तो पहले तो माइटोसिस होता ही नहीं, होता ही मियोसिस है, ठीक है ना। तो उसने बता दिया ना 5G है, तो आप बताओ एग, आपको बताना चाहिए एग होता है वो सी ही होता है, ठीक है ना। जो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा जो सी ही होगा, स्पर्म एग इनका सी ही होता है। हाँ फर्टिलाइज्ड होगा तो 2C हो जाएगा। ओके। वो क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ थी, ठीक है, उसने एक्चुअली थोड़ा, मैं मान रहा हूँ उसको, लेकिन ये बात ध्यान रखो कि G2 में 4C और एग और स्पर्म का हमेशा सी लेंगे आप। चलिए फिर आपके किसी और चीज को डाउट नहीं है तो विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।